लेट्स ट्रैवल इन द पास्ट। तो चलिए इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी को छोड़ के प्री हिस्टोरिक टाइम में ट्रैवल करते हैं, देखते हैं प्री हिस्टोरिक लोगों की लाइफ कैसे हुआ करती थी। तो इस वक्त है हम 21st सेंचुरी में। चलिए उस टाइम में चलते हैं जहाँ पे हमारे प्री हिस्टोरिक पीपल रहा करते थे। आई मीन इन द 10,000 BC। चलिए हम पहुंच गए उस दौर में जहां द अर्ली मैन रहा करते थे, द प्री हिस्टोरिक मैन रहा करते थे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेसन में देखा था, अर्ली मैन एक तो हंटर होते हैं या फिर गैदरर होते हैं। तो उन्हें हंटरर और गैदरर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हंटरिंग और गैदरिंग से वो अपना फूड जमा किया करते थे जंगलों में से या फिर नेचर में से। तो वो उनके दो सोर्सेस थे। हंटर मतलब जहाँ पे वो जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों का पीछा किया करते थे, फिर मौका मिलते उनका शिकार कर दिया करते थे। फिर गैदरर्स होते थे। तो हमें ये बात तो पिछले लेसन में देखा कि उनमें कमाल की स्किल्स होती है। वो कमाल की स्किल्स होती है यार, वो कुछ भी जमा कर सकते हैं। उनमें इतना अच्छा स्किल, इतना अच्छा नॉलेज हुआ करता था कोई भी रिसोर्सेज के बारे में, ताकि कोई प्लांट हो, कोई लीव हो, कोई रूट हो, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, कोई ग्रेन, उनमें नॉलेज बहुत अच्छा हुआ करता था। वो रिसोर्सेज की अहमियत को समझते थे। वो जानते थे कि कौन सा रिसोर्स हम कैसे और किधर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्री हिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया महाद्वीप उस टाइम पे काफ़ी ट्रॉपिकल रीजन हुआ करता था। अभी ट्रॉपिकल रीजन मतलब वहाँ पे झाड़, नेचर, फ्लॉज एंड फ्लोराज जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी वार्म हुआ करता था। तो ये जो वार्म क्लाइमेट है ये बहुत सारे फैक्टर में मतलब इंटरफेयर करता था, जैसे वहाँ की लिविंग थिंग, वहाँ का ग्रास लैंड, वहाँ के फ्लावर, फ्रूट। तो उन चीज़ों पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट करता था, जिससे उनके ग्रोथ पे या उनके पॉपुलेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। तो द अर्ली मैन एनिमल का शिकार किया करते थे। तो एनिमल कौन से थे? एंटीलोप, डियर, बोर। तो इनकी खासियत क्या थी? ये जो जानवर थे काफ़ी फास्ट दौड़ा करते थे, काफ़ी तेज़ी से दौड़ते थे। और कुछ जानवर हो गए जैसे कि बफेलो, वाइल्डर बीस्ट। तो ये एक अर्ली मैन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। तो इन जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें काफ़ी अलर्ट, काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता था, काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ही ज़रूरी था उनमें। जैसे कि हमने पहले देखा, जो अर्ली मैन थे वो काफ़ी अच्छे गैदरर्स थे, उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो उन्हें नॉलेज ऑफ प्लांट होना बहुत ही ज़रूरी था। जैसे उन्हें पता हुआ करता था कि प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है, मतलब खाने लायक है, और कौन सा पॉइजनस है, कौन सा पार्ट जहरीला है जो उन्हें हार्म पहुंचा सकता है। तो उन्हें इन बातों का भी काफ़ी अच्छे से पता था कि सीज़न कौन सा होता है फ्रूट का, कौन सा टाइम पे वो खाने लायक होते हैं, कब वो पकते हैं। तो उन्हें इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो इस वक्त हम समझ चुके कि उन्हें हंटर और गैदरर बोला जाता था। तो पिछले लेसन का हमने रिवाइज देख लिया है। तो चलिए अभी इन कारणों पे, इन रीज़न पे फोकस करते थे कि हंटरर और गैदरर एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव किया करते थे। कभी पहाड़ी इलाकों से, तो कभी जंगलों में, कभी जंगलों से तो कभी किसी रिवर के किनारे या किसी स्ट्रीम के किनारे या फिर किसी डेजर्ट रीजन में। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि वो क्यों ट्रैवल करते थे। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 1, रीज़न वाई हंटरर एंड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो चलिए देखते हैं रीज़न नंबर 1। तो जो रीज़न नंबर 1 है वो ये हुआ करता था, अगर वो किसी जगह पे लंबे समय तक रहा करते थे, किसी जगह पे वो लंबे समय तक रहेंगे, तो वहाँ के जो रिसोर्सेस है जैसे फ्रूट, एनिमल्स, वाटर, वो ख़त्म होने के कगार पे आ सकते हैं। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, ताकि उन रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोर्स ना गिरे, वो रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए। और वो ख़त्म भी हो जाते थे, इसलिए ये रीज़न था कि वो ट्रैवल किया करते थे। अगर किसी प्लेस ए में, समझो किसी पहाड़ी में रह रहे और वहाँ पे उनका रिसोर्स धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे, तो वो लोग ट्रैवल करना चालू करेंगे, मतलब दूसरी जगह जाएंगे जहाँ उन्हें वही चीज़ें मिलेंगी, जैसे एनिमल, वाटर, खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स, ग्रेन्स। तो ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कुछ ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे नेचुरल उन्हें लेने के लिए शेल्टर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं अभी रीज़न नंबर 2। तो हमें पता है द अर्ली मैन हंटरर्स होते थे। तो वो हंटरर्स होते थे इसलिए
मूव किया करते थे जानवरों के पीछे। जो वाइल्ड एनिमल है वो ग्रासलैंड में एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे इन सर्च ऑफ ग्रास और लीव्स। तो जो अर्ली मैन है वो उनकी मूवमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, उनका पीछा करते थे, वो सही मौके की तलाश में होते थे। तो उनका पीछा करते करते कभी कभी बहुत बार ऐसा होता था वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंच जाते थे। कभी वो किसी बिहड़ों इलाकों से लेके उनका पीछा करते करते किसी बड़े से ग्रासलैंड में पहुंच जाया करते थे। तो अभी रीज़न नंबर 3 देखते हैं। जो प्लांट्स और ट्रीज होते थे वो जो फ्रूट बियर करते थे वो डिफरेंट सीजन में किया करते थे। जैसे मैंगो एग्जांपल ले लेते हैं। जो मैंगो होता है वो जनरली स्प्रिंग और समर के सीज़न में आता है। तो इसी तरह बहुत सारे प्लांट ग्रेन्स होते हैं जो अलग अलग सीज़न में ग्रो करते हैं। तो अर्ली मैन समझ लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में है, वहाँ पे किसी कोई एक ही वैरायटी के ट्री है, तो वो रिसोर्सेस या फिर जब जैसे आपने पहले देखा वो ख़त्म हो जाते थे। तो अगर वो फल पके नहीं है, अभी वो खाने लायक नहीं है, तो वो उनका यूज़ नहीं करेंगे, वो किसी और रीजन में चले जाएंगे, किसी और ट्री के सर्च में, प्लांट या वेजिटेशन के सर्च में जहाँ के फल खाने लायक होंगे। तो वो गैदरर्स थे, उन्हें नॉलेज थी इन सब चीज़ों की कि फ्रूट्स क्या होते हैं, उनका पकने का सीज़न क्या होता है, उन्हें काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों का पता हुआ करता था। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं तलाश में ट्रैवल करते थे कि कहीं पे उन्हें वो फ्रूट मिल जाए, वो खाने लायक चीज़ें मिल जाए जो वो जिनका वो यूज़ कर सके अपने ज़िंदा रहने के लिए। और सिर्फ प्लांट ही नहीं, कई जगह पे वो अपना हट्स बनाया करते थे, तो उन्हें प्लांट की ज़रूरत पड़ती थी। और प्लांट सिर्फ खाने और हट बनाने के लिए नहीं, कभी कभी कुछ रूट्स की ज़रूरत पड़ जाती थी उन्हें, ताकि वो मेडिकेशन में यूज़ कर सके या फिर किसी और चीज़ों में यूज़ कर सके। तो डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट उन्हें एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिला करता था। इसलिए वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कंटिन्यूसली ट्रैवल करते ही रहते थे, ताकि उन्हें इन सब चीज़ों, ये सब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी टाइम से हो जाए। तो रीज़न नंबर 4 देखते। तो हमें पता है कुछ कुछ रिवर पेरेनियल्स होते हैं। जैसे पेरेनियल्स मतलब क्या, जिनमें जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। पर कई सारी जगहों पे ऐसे भी हमें सोर्स ऑफ वाटर मिलेंगे, जैसे लेक, स्ट्रीम और रिवर, जो थ्रू आउट द ईयर नहीं होते, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही एक्टिव होते हैं, जिनमें पानी होता है। जैसे रेनी सीजन और रेनी सीजन के कुछ महीनों तक ही उनमें पानी होता है। जैसे विंटर के आखिरी दिन आ गए और समर स्टार्ट हो गया, तो उनमें पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो वो उन जगहों पे छोड़ के उन जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि पानी कितना ज़रूरी है। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हम जिंदा रहने के लिए। तो इसीलिए वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर रहते थे। जहाँ पे वाटर अवेलेबल ज़्यादा है वहाँ पे वो रह जाते थे। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है, जिस सोर्स ऑफ वाटर के पास वो रह रहे हैं वो पेरेनियल नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे। बिफोर ट्यूनिंग इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, एक टर्म देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री के एविडेंसेस ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ों की नॉलेज होती है कि कौन सा पार्ट हिस्ट्री का कहाँ रह गया है, कौन से रिसोर्सेस या फिर हमें कौन से हिस्ट्री का पार्ट या कौन से मटेरियल जो होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलने वाले। तो वो काफ़ी संभाल के जो ज़मीन है उन्हें डिग किया करते थे, या फिर कोई पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट साइट है वहाँ पे वो और रिसर्च किया करते थे। तो वो इन रिसर्च से हमें ये पता चलता था कि जो यहाँ पे जो अर्ली सिविलाइजेशन या फिर जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, जो कबीले यहाँ रहा करते थे, उनकी जीवनशीलता क्या होती थी, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी, उनके प्रेफर्स क्या होते थे, वो यहाँ पे क्या किया करते थे। तो लेसन का सेकंड पार्ट देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। तो जैसे हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पहले देखा कि वो कैसे रिसर्च करते थे, तो काफ़ी सारे जगहों पे से रिसर्च करने के बाद हमें उन हंटरों और गैदरों के टूल्स मिलने लगे। तो उन टूल्स को रिसर्च करके जब डीप स्टडी किया गया तो हमें पता चलने लगा कि वो स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे अपने ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, फूड्स को गैदर करने के लिए। तो वो इन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। तो जनरली वो जो टूल्स होते थे वो स्टोन के बने हुआ करते थे। उनके जो हैंडल्स हुआ करते थे वो एनिमल बोन या फिर वुड का हुआ करता था। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑब्वियसली टूल की ज़रूरत गिरती है। अभी टूल्स ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा जो काम है वो इजी बना देता है, या फिर आप समझ सकते कोई मशीन होता है जो आज का हम 21st सेंचुरी का डेट ले ले,
तो मशीन्स हमारे लिए टूल्स का काम करती है, जैसे कोई हमारा हम जो काम करना चाहते हैं वो उसे ईजी बना देती है। तो इसी तरह अर्ली मैन भी स्टोन टूल्स, वुड टूल्स का यूज़ किया करते थे डिफरेंट रीज़न के कारण। जैसे कभी उन्हें मीट या बोन काटना रहता है, कभी झाड़ में से वो बार्क स्क्रैप करना चाहते हैं, या फिर कभी कभी एनिमल हाइड्स, मतलब जो एनिमल की जो स्किन होती है उसे काटने के लिए, उसे छीलने के लिए वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। जो एनिमल हाइड्स है वो काफ़ी चीज़ों में उनको हेल्प करती, जैसे उनके कपड़े के लिए या फिर उनके घर में बिस्तर का काम किया करती थी। और स्टोन टूल के और भी काफ़ी यूजेस थे, जैसे किसी फ्रूट को चॉप करना है, रूट को चॉप करना है। तो जब रिसर्च किया आर्कोलॉजिस्ट ने तो काफ़ी सारे टूल्स उनके मिले, जैसे स्पीयर, हैमर, एरो। तो ऑब्वियसली ये सब जो स्पीयर्स, जो टूल्स है वो हंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे। जो स्पीयर हो गया वो एनिमल को मार गिराने के लिए, फिशिंग करने के लिए वो यूज़ किया करते थे। हैमर जो हुआ करता था वो स्टोन टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया करते थे, या फिर किसी चीज़ों को ठोकने के लिए या किसी ट्री के ब्रांच को तोड़ने के लिए। और बो एंड एरो हम सबको पता है कि शिकार के लिए सबसे बेस्ट टूल हुआ करता था उस टाइम में। तो जैसे कि हमने देखा पहले, दो अर्ली मैन है, जब प्री हिस्टोरिक मैन है, उन्हें काफ़ी अच्छे से पता हुआ करता था रिसोर्सेज की अहमियत क्या, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स वो टाइम पे वुड्स हुआ करते थे ऑब्वियसली, क्योंकि वुड का इस्तेमाल करके वो अपना हट्स बना सकते थे, या फिर वुड का इस्तेमाल करके वो आग जला सकते हैं और जंगली जानवरों को खुद से बचा सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट वुड का यूज़ होता है स्टोन टूल के हैंडल्स बनाने के लिए, या फिर स्पीयर्स का हैंडल बनाने के लिए, बो एंड एरो बनाने के लिए। तो यहाँ तक हमने वुड का इस्तेमाल देख लिया है कि कैसे वो वुड का यूज़ अपने काम में डिफरेंट तरीके से लगाते थे। तो हमने स्टोन टूल्स की अहमियत देख ली, हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ लिया कि कैसे वो डिस्कवरी किया करते थे हिस्टोरिक एविडेंस के बारे में। तो चलिए अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स कि कैसे वो स्टोन को एकदम बारीक प्रेस्क्राइब, कितने तराश के वो स्टोन्स को बनाया करते थे जो टूल्स में लगने वाले हैं। Now let's start the third part of the lesson, that is choosing a place to live in. तो चलिए मैप में एक नज़र देखते हैं अभी। तो ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट का मैप है। तो अब ये प्लेस देखेंगे भीमबेटका, इनाम गांव और हुंग्सगी और कर्नूल केव्स। तो ये कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है जहाँ पे द अर्ली मैन के स्टोन एविडेंसेस के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है। तो इंडिया के मैप में जो हमने साइट्स देखी, उन्हें जहाँ पे स्टोन एविडेंसेस, टूल एविडेंसेस मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन जगहों का नाम फैक्ट्री साइट्स दिया है। तो इनको फैक्ट्री साइट्स क्यों बोला जाता है, कि उनका मतलब क्या है? तो फैक्ट्री साइट्स ऐसी जगह पे बोला जाता है जहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स मिले हैं, जहाँ पे वो स्टोन्स का इस्तेमाल करके टूल्स बनाया करते थे। तो हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर, क्या कि ये फैक्ट्रीज कहाँ थे? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जगह पे रिसर्च करना चालू किया तो उन्होंने डिस्कवर किया काफ़ी सारे स्टोन टूल्स जो थे वो यहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ टूल्स ऐसे हुआ करते जो डिफेक्टिव बन जाते थे, जो बराबर बनते नहीं थे, जो प्रिस्क्राइब नहीं होते थे, तो उन टूल्स को वो वहीं पे छोड़ दिया करते थे। तो इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट को उन रिमेन से पता चल गया कि ये फैक्ट्री साइट्स हुआ करते थे। तो काफ़ी फैक्ट्री साइट्स ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे उन्हें स्टोन्स भी मिल जाते थे और बाजू में ही वाटर सोर्स या फिर फूड सोर्स मिल जाते थे, या फिर उन्हें केव मिल जाया करता था जहाँ पे वो अपना शेल्टर ले सके। तो जब उन्हें ये सब रिसोर्सेस एक ही छत के नीचे मिल जाए तो उस जगह पे वो हैबिटेशन डाल देते थे। तो इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला जाता था। लेट्स स्टडी और एक टर्म के बारे में, साइट्स। तो ये साइट्स क्या होते हैं? जैसे हमने पहले आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में देखा, अभी साइट्स के बारे में देखेंगे। तो साइट्स एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन या एरिया होता है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट अपना रिसर्च करते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये जो प्लेस है यहाँ पे जो एविडेंसेस है अर्ली मैन के ये यहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। तो ऐसे साइट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो रिमेन रह चुका है, या फिर जो कर्नूल केव्स है, जो केव्स पेंटिंग है, अजंता एलोरा है, हमें बताते हैं कि जो अर्ली मैन सिविलाइजेशन थे वो इस तरीके से रहा करते थे। लेट्स जंप इनटू द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। तो जनरली स्टोन बनाने के दो मेथड यूज किया करते थे। सबसे फर्स्ट मेथड था स्टोन ऑन स्टोन। तो स्टोन ऑन स्टोन मेथड हुआ करता था जिसमें एक स्टोन दूसरे स्टोन को रब किया करते थे, प्रेशर से मारा करते थे, तो जो फर्स्ट स्टोन है उसमें से वो पार्ट हटा दिया करते थे, उन्हें वो शार्प बनाया करते थे बाय यूज ऑफ द सेकेंड स्टोन। और सेकेंड मेथड है प्रेशर फ्लिकिंग। तो
तो प्रेशर फ्लेकिंग में क्या हुआ करता था, एक जो स्टोन है उसे किसी कोर सब्सटेंस के ऊपर रखा जाता था, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, और दूसरे स्टोन से उसके कोर पे यानी बीचों बीच मारा जाता था। तो इससे जो स्टोन है वो दो हिस्सों में टूट जाया करता था, जो उन्हें कर्वनेस मिल जाती थी, एक शार्प एज मिल जाया करता था उन्हें इन रीजन से या फिर इन टेक्निक से। लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द लेसन, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। तो काफ़ी सारे स्टडी कर्नूल केव के पास हुए, वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट है जहाँ पे उन्हें पता चला, जो एशेस जो रिमेन उन्हें मिले, कि फायर का उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। अर्ली मैन अवेयर था फायर के बारे में, फायर के यूज़ के बारे में उसे काफ़ी अच्छे से पता था। तो जो फायर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था अर्ली मैन के लिए। वो कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, वो जंगली जानवरों से खुद के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया करते थे। लेट्स सी द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द लेसन, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर अगो, तकरीबन 12 साल पहले, मतलब नियरली इन 10,000 BC, क्लाइमेट में एक स्लाइट चेंज आता है। पहले जो क्लाइमेट हुआ करता था उससे पहले काफ़ी ठंडा हुआ करता था, वेजिटेशंस के लिए काफ़ी जो क्लाइमेट है वो इतना फेवरेबल नहीं होता था। पर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो चेंज होना चालू कर देता है, वो धीरे धीरे स्लाइडली वार्म होना चालू कर देता है। मतलब पहले कोल्ड होता है, फिर धीरे धीरे वो वार्म क्लाइमेट में होता है। तो वार्म क्लाइमेट जो होता है, जैसे हमने पहले देखा, वो काफ़ी सारे फैक्टर में रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो ग्रासलैंड है वो बढ़ने चालू हो जाएंगे, जो जंगल है, जो फ्रूट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो धीरे धीरे ऑन अ लार्ज स्केल ग्रो होना चालू कर देंगे। अगर ग्रासलैंड लार्ज एरिया में फैलना चालू हो जाएगा तो इससे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी लार्ज नंबर में, या फिर जो एनिमल जो ग्रास के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने पीने के लिए, वो भी लार्ज नंबर ऑफ इसमें उनकी पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। तो एनिमल हो गए डियर, एंटीलोप्स, गोट, शिप, बफेलो। तो ये जो एनिमल है टोटली ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं इनके ज़िंदा रहने के लिए। तो ये भी काफ़ी लार्ज स्केल में फैलना चालू हो जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ना चालू हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जो हंटर्स इन्हें फॉलो किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो अर्ली मैन ने उन्होंने धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ना चालू किया, इनके बारे में सीखना चालू किया। जैसे इनके फूड हैबिट्स क्या है, ये कौन सी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, इन्हें कहाँ पे रहना पसंद होता है, इनकी क्लाइमेट, कौन सी क्लाइमेट इनके लिए ज़्यादा सुटेबल होती है। तो जो एनिमल्स हो गए बियर, तो जैसे एनिमल्स हो गए डियर, शिप, गोट, बफेलो, तो उन्होंने उनके बारे में इतना रिसर्च, इतना स्टडी कर लिया कि उन्हें पता चल गया कि इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है। तो पीपल ने सोचना चालू कर दिया क्यों ना इन्हें डोमेस्टिकेट करे, क्यों ना इनको हर्डिंग किया जाए, इनको झुंड में पाला जाए, फिर उनसे जो रिसोर्सेस मिलती है वो हम उनका यूज़ किया करें। तो इस तरह जो अर्ली मैन है उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया इन एनिमल को डोमेस्टिकेट करने में और उनको हर्डिंग करने में, मतलब इनका झुंड बनाने में। फिर उनका जिनसे जो रिसोर्सेस मिलने लगी उनका वो यूज़ करने लग गए। और सिर्फ डोमेस्टिकेटिंग ही नहीं, उन्होंने फिशिंग जो है उन पे ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए लोगों के लिए, जिनसे उन्हें खाना मिलने लगा। क्योंकि वो लोग जनरली जो उनका हर्ट्स हुआ करता था, जो उनका लिविंग एरिया हुआ करता था, वो किसी वाटर सोर्स के पास ही हुआ करता था। इसलिए फ़िशिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया उनके लिए, क्योंकि फ़िश इजीली अवेलेबल हुआ करता था उनके पास। तो फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आने लगा, जब उनको ब्रीडिंग के बारे में पता चला, एनिमल के बारे में रिसर्च करा, तो कुछ ऐसा टाइम आया जहाँ पे उन्हें कुछ ग्रेन्स मिल गए। तो उन ग्रेन्स जैसे बार्ले, वीट, तो वो उनके बारे में डीपली स्टडी करना चालू कर दिया उन्होंने। उनके सीज़न के बारे में तो पहले उनको पता था, गैदरर्स थे वो, तो वो फार्मिंग की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होने लग गए। तो वो लोग पहले शिकार किया करते थे, गैदर किया करते थे। अभी उन एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट कर लिया, फिर उन्हें बार बार उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे वो गैदरर्स जो थे उन्होंने जो फार्मिंग है उस टर्म को एक्सेप्ट कर लिया। जो फार्मिंग है उनके बारे में धीरे धीरे नॉलेज आ गई, उन ग्रेन्स के बारे में उन्हें पता चल गया कि ये कौन से सीजन में इन्हें फार्म किया जा सकता है, कौन से स्केल पे इन्हें कल्टीवेट किया जा सकता है। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। जो स्टोन एज है वो काफ़ी स्टडीज़ के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट टाइम फ्रेम में बांट दिया गया। तो ये 3 टाइम फ्रेम में बांट दिया गया है। तो पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड और थर्ड है नियोलिथिक पीरियड। तो हम देख सकते हैं जो लिथिक वर्ड है वो तीनों में कॉमन है। तो जो लिथिक वर्ड का मीनिंग होता है ये होता है स्टोन। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये स्टोन एज से लिंक्ड होता है। जो पैलियोलिथिक एज है ये तकरीबन आज से 2 मिलियन साल से लेके 12,000 ईयर का पहले का था। और जो मेसोलिथिक है वो 12,000 से लेके 10,000 के बीच में था। और जो नियोलिथिक है
जो सबसे मॉडर्न है वो 10,000 ईयर। पैलोलिथिक एज है वो भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, लोअर, मिडल एंड अपर। लोअर मतलब बहुत पहले का, फिर मिडल, फिर उसके बाद अपर। फिर ये जो मेसोलिथिक एज है यहाँ पे स्टोन टूल्स कुछ एडवांस होने लग गए। मतलब पैलोलिथिक एज में भी स्टोन टूल्स हुआ करते थे, पर ये जो एज है यहाँ पे स्टोन ने कुछ प्रिस्क्राइब, कुछ ज़्यादा शार्पनेस आ गया, स्टोन टूल परफेक्ट होने लग गया। और जो नियोलिथिक एज है ये यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे क्योंकि क्लाइमेट वार्म होने लग गया तो वो हंटरर्स और गैदरर्स से धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की तरफ बढ़ना चालू हो गया उनका। तो ये जो पैलोलिथिक एज है ये 90% ऑफ द पीरियड है स्टोन एज का, और नियोलिथिक और मेसोलिथिक कंबाइन है फॉर द अदर 10%। लेट्स जम्प इनटू द 7th पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज रॉक पेंटिंग। तो आपने काफ़ी बार इस टर्म या फिर इस टर्मिनोलॉजी से मतलब सुना होगा द रॉक पेंटिंग्स, या फिर हिस्ट्री चैनल्स पे देखा होगा रॉक पेंटिंग। तो अभी देखते हैं कि ये होता क्या है। तो रॉक पेंटिंग है एक ऐसा टाइप का आर्ट है जो अर्ली मैन ने अडेप्ट कर लिया था कम्युनिकेशंस के लिए। वो एनिमल्स के बारे में ड्रॉ किया करते थे, या फिर अपने फैमिलीज के बारे में, अपने कबीले के बारे में उन पेंटिंग के थ्रू बताया करते थे। अगर हम दुनिया के सब पार्ट्स में इन अर्ली एज साइड में जाएंगे जहाँ पे केव्स है, जिन केव को उन्होंने एज अ शेल्टर एक्सेप्ट किया था, तो हम वहाँ पे जनरली देख ही सकते हैं कि कैसे वो रॉक पेंटिंग के थ्रू अपने आने वाले जनरेशन्स को बताना चाहते हैं कि कैसे वो एक पीरियड से इस पीरियड तक पहुँचे हैं। लेट्स सी द 8th पार्ट ऑफ द लेसन, हु डिड व्हाट। तो हमें पता है हंटरर्स और गैदरर होते हैं। जो हंटर्स होते हैं वो एनिमल्स का हंटिंग किया करते थे, उनका शिकार किया करते थे, और वही जो गैदरर्स थे वो रिसोर्सेज को जमा किया करते थे। बट हमें पता नहीं कि जैसे जो वुमेन्स है वो शिकार किया करते थे, या फिर वो स्टोन टूल्स बनाया करते थे, या फिर जो मैन है उनमें, जो मैन और वुमेन है उनमें से कौन गैदरर्स थे, कौन हंटर्स थे, क्योंकि कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो उन्होंने बांट ली थी। क्योंकि अगर हम इस मॉडर्न एज में देखें, जो वुमेन है, मैन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बांट लिया करते हैं। बट क्या स्टोन एज में ये पॉसिबल हुआ करता था कि जो वुमेन है वो घर का काम बांट लिया करती थी, या फिर वो गैदरर्स होते थे, या फिर स्टोन टूल्स में सिर्फ मैन ही स्टोन टूल बनाया करते थे और वुमेन हंटिंग किया करती थी? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क पॉसिबल हो सकता है कि कौन कौन से काम कर सकता है। लेट्स सी अ टर्म ऑस्ट्रिच इन इंडिया। तो जो पैलोलिथिक एज है वहाँ पे काफ़ी ऑस्ट्रिचेस हुआ करती थी, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने साइट पे डिस्कवरी किया, रिसर्च किया, तो उन्हें काफ़ी सारे ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्ज अमाउंट में मिला। जो अर्ली मैन है वो उनके ऊपर डिज़ाइंस, कार्विंग किया करते थे। तो कुछ साइड है महाराष्ट्र में पाटनी, जहाँ पे इन ऑस्ट्रिच एग्स के रिमेन मिल गए, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को उनके एविडेंसेस मिल गए कि अर्ली एज में इंडिया में भी ऑस्ट्रिचेस हुआ करते थे, जिनका एग का इस्तेमाल करके जो पीपल है, जो उस टाइम के जो लोग हैं, वो कार्विंग या फिर डिज़ाइंस के लिए उनका यूज़ किया करते थे। लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज़ अ क्लोजर लुक्स, हंग्सगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन जगहों पे रिसर्च करने के बाद, काम करने के बाद काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले स्टोन एज के बारे में। तो उन्हें काफ़ी सारे टूल्स और कुछ ऐसे एविडेंसेस के बारे में भी पता चला, जैसे उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या थी, उनके बारे में भी रिसर्च से पता चला। तो जब उन्होंने रिसर्च करा तो पता चला ये जो प्लेस थी वो उनके लिए हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज था, जैसे हमने ये टर्म पहले भी देखा है। तो इसका मतलब है जो हंग्सगी है, जो प्लेस है, वहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे रिसोर्सेज जैसे केव्स, स्टोन ब्लॉक्स, एनिमल्स, या फिर फ्रूट्स, या फिर ऐसे कुछ रिसोर्सेज उन्हें मिलना चालू होगा, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पे हैबिटेशन डाल दिया। वहाँ पे उन्होंने रहना चालू कर दिया, एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश कर लिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ द एनसीईआरटी हिस्ट्री, आवर पास्ट ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, खत्म होता है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एट द बैक बेंचर्स एकेडमी एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन, ताकि जब भी हम हमारा नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। प्लीज़ डू फॉलो अस।